झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट का आकार उनके पहले कार्यकाल के आखिरी बजट से बड़ा है। हेमंत सरकार ने यह दावा किया है कि विकासोन्मुखी इस बजट में राज्य के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। वहीं विपक्षी दल के पास इस दावे को झुठलाने के लिए अपने अपने तर्क हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में यह भी जानकारी दी कि किस विभाग के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। सबका ध्यान खींचा है मैया सम्मान योजना ने। हेमंत सरकार की इस एक महत्वाकांक्षी योजना के लिए बजट में 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राज्य के इतिहास में संभवतः पहली बार होगा जबकि किसी एक योजना के लिए इतनी बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है, वह भी तब जबकि अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री ने खुद ही स्वीकार किया है कि राज्य के पास जितना पैसा है और जो पैसा या यूं कहें जो हिस्सा केंद्र सरकार से मिलता है झारखंड के विकास के लिए वो पर्याप्त नहीं है। गौर कीजिए, जब हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आई और मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि हमें राजस्व वसूली के नए नए स्रोत तलाशने होंगे। इसमें खनिज संसाधनों पर मिलने वाली रॉयल्टी से लेकर पर्यटन और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से होने वाली राजस्व की वसूली तक शामिल है। आज ही बजटीय भाषण के ठीक पहले प्रश्नकाल के दौरान सदन में वरीय विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री सीपी सिंह और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बीच केंद्र के पास बकाया कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए को लेकर लंबी जिरह हुई। सत्ता पक्ष का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में 6 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के विभिन्न अथॉरिटीज को बकाया राशि के भुगतान के लिए चिट्ठी लिखी है। सरयू राय जानना चाहते थे कि आखिर हेमंत सरकार बकाया राशि पाने के लिए क्या वैधानिक उपाय कर रही है। जवाब में जब वित्त मंत्री ने 1 मार्च 2025 को एक समिति का गठन किए जाने की जानकारी दी तो सीपी सिंह ने कहा कि यदि कमेटी अभी बनी है तो पिछले 5 साल में राजनीतिक बयानबाजी के अलावा हेमंत सरकार ने बकाया राशि हासिल करने की दिशा में क्या ठोस प्रयास किए। सवाल ठीक था। झारखंड में देश भर का 45% खनिज संसाधन है, हालांकि इससे केवल रॉयल्टी ही मिलती है जो कि सरकार का तर्क है पिछले कई वर्षों से नहीं मिली। पिछले साल सरकार ने राजस्व के रूप में 49,700 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था। कितना? 49,700 करोड़ का। लेकिन इसके मुकाबले जनवरी 2024 तक 30,474 करोड़ रुपए ही वसूली हो पाए। सरकार हर साल राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी जारी करती है। राजकोषीय घाटे का मतलब है कि जितना पैसा राजस्व के रूप में वसूला गया विभिन्न कार्यों में सरकार ने उससे ज्यादा रकम खर्च की। निर्धारित राजस्व से जितनी ज्यादा रकम खर्च की गई वही राजकोषीय घाटा है। अब सवाल है कि मैया सम्मान योजना के लिए ये 13,363 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। हमेशा से विभिन्न मंचों पर सवाल उठता रहा है कि मैया सम्मान योजना का औचित्य क्या है। क्या महिलाएं इन पैसों का इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए करती हैं? सरकार राज्य की करीब 57 लाख महिलाओं को प्रतिमाह जो 2,500 रुपए देती है उसका इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए किया गया। क्या इसे जानने का कोई मैकेनिज्म राज्य सरकार के पास है? इस योजना का आउटकम क्या है? सरकार कैसे यह साबित कर पाएगी कि मैया सम्मान योजना को लेकर खर्च की गई बड़ी रकम से महिलाओं का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रसोइया, सहिया और सेविकाओं को मिलने वाला वेतन मैया सम्मान की राशि से बेहद कम है। यदि आर्थिक और सामाजिक स्वावलंबन ही लक्ष्य है तो फिर घर से बाहर निकलकर स्कूलों में नौनिहालों के लिए भोजन पकाने वाली रसोइया और घर घर घूमकर टीकाकरण, मतदाता पुनरीक्षण और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने जैसे काम करने वाली सेविका सहायिका का वेतन कम क्यों है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुदूरवर्ती दुर्गम ग्रामीण इलाकों वाले झारखंड प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग के लिए केवल 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए महज 2,144 करोड़ 78,14,000 रुपए प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव के समय से लेकर अब तक राज्य भर के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं ने दावा किया है कि उनको महीनों पेंशन नहीं मिला।
जिस सर्वजन पेंशन स्कीम के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके लिए बजट में महज 3,850.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी जोड़ लीजिए कि हेमंत सोरेन सरकार ने सर्वजन पेंशन स्कीम की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने का वादा किया था। राशि के प्रावधान से तो ऐसा ही लगता है कि वृद्धि नहीं होगी। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ही मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। ग्रामीण सड़कें झारखंड की एक बड़ी आबादी की लाइफलाइन है। ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क, पक्का मकान और पेयजल जैसी सुविधाओं को पहुंचाना काफी हद तक ग्रामीण विकास विभाग का काम है। हम झारखंड में सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में खटिया पर मरीजों को ढोने की दर्जनों तस्वीर देख चुके हैं। ऐसा इसलिए कि वहां सड़क नहीं है। तब मैया सम्मान के लिए 13,363 करोड़ रुपए के मुकाबले ग्रामीण विकास विभाग को महज 900 करोड़ रुपए का आवंटन कितना जायज है? झारखंड में शिशु मृत्यु दर कम हुआ है, मातृ मृत्यु दर में सुधार आया है, लेकिन अभी भी यह निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। सरकार मैया सम्मान का दावा करती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए महज 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सोच के देखिए, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के खिलाफ जंग में आंगनबाड़ी केंद्र ही फ्रंट लाइनर योद्धा हैं, लेकिन इनके लिए केवल 250.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैया सम्मान के लिए आवंटित राशि में यह कितना कम है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि को रोजगार उन्मुख बनाकर किसानों का पलायन रोका जा सकता है। सिंचाई, बीज उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों की खेती, कृषक प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादन और पशुपालन जैसे कार्यों में अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है। यदि पूरे विभाग को आवंटित राशि को अलग अलग मदों से जोड़कर देखें तो बमुश्किल से 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। झारखंड में कृषि मानसून का जुआ है। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। यहां प्रमुख रूप से धान की फसल ही उगाई जाती है। झारखंड पूरे 2 साल तक अनियमित मानसून की वजह से सुखाड़ की समस्या से जूझता रहा। जानकारों का मानना है कि इस बजट में कृषि को बढ़ावा देने के लिए वैसे प्रावधान नहीं किए हैं जिससे उल्लेखनीय कहा जा सके, जिससे भरोसा कृषकों का जगता हो। हां, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जरूर बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35,30,000 रुपए का प्रावधान किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409 करोड़ 20,96,000 रुपए का प्रावधान किया है। 2 नई यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और फिनटेक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जाएगी, जो हम पत्रकार लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है। रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में 5 नए लॉ कॉलेज की स्थापना होगी। रांची, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इन तमाम घोषणाओं और वादों के बावजूद अब यह समझना है कि झारखंड में स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए क्या ठोस प्रयास किए जाएंगे। स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा की बेहतर निगरानी के लिए अच्छा मैकेनिज्म, अच्छा सिस्टम नहीं है। सहायक अध्यापक की नियुक्ति पिछले 3 साल से अटकी है। कई स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। देखना होगा कि इस राशि का स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने राजस्व संग्रहण के लिए नई व्यवस्था बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि जल जीवन मिशन के लिए राशि का प्रावधान झारखंड सरकार खुद कर लेगी। पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कई ऐलान किए गए हैं। राजस्व प्राप्ति के नए स्रोत तलाशने के लिए कमेटी बनाने की बात भी कही गई। हमें विश्वास है कि सरकार की इरादे नेक हैं। उम्मीद है कि सरकार अपनी महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को फलीभूत करने के लिए बाकी कामों की तिलांजलि नहीं देगी। हमें यकीन है कि राज्य वाकई प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। आज बजट का दिन था। बजट आज पेश हुआ सदन में और विधानसभा सत्र के दौरान कई बार बहसें भी हुई। कई विपक्षी विधायकों ने, यानी कि बीजेपी के विधायकों ने यह सवाल भी उठाए, जो लाजिम सवाल भी हैं अपने आप में, कि जो बेहद महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन विभाग का जो राशि का जो आवंटन है, उन आवंटनों में पिछले बार के मुकाबले काफी कटौती की गई और उन तमाम पैसों को मैया सम्मान योजना के लिए एकीकृत किया गया है। तो ये बात हम दर्शकों को भी समझाना चाहते हैं
कि इस वक्त देश में एक तरह से नई तरह की पॉलिटिक्स चल रही है फ्री बीज स्कीम्स की। हम इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं है, पर यह बात समझना आप आम दर्शकों को भी, एक आम नागरिक को भी बेहद जरूरी है कि क्या जब हम इस तरह की स्कीम्स की उम्मीद सरकार से करते हैं और सरकार जब इस तरह की स्कीम्स की पूर्ति के लिए, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करती है, तो क्या ऐसा भी होता है कि उसकी या उसका असर, इस तरह के स्कीम्स का असर दूसरे विभाग पर या दूसरे विभाग के द्वारा की जाने वाली कामों पर पड़ता हो? मसलन कि मैया सम्मान योजना के लिए जो राशि की व्यवस्था की गई है वो इतनी बड़ी राशि है कि दूसरे विभाग उससे कहीं ज्यादा कमतर दिखते हैं। यानी कि जो विभाग, ग्रामीण विकास विभाग का बजट सबसे ज्यादा हुआ करता था कभी, आज उस विभाग की हैसियत देखिए कि उस विभाग में के पास आज कितना पैसा आवंटित किया गया है। तो मसला यह है कि क्या सिर्फ मैया सम्मान योजना के तहत ही राज्य में विकास संभव है, या फिर क्या वाकई सरकार के पास इस तरह का मैकेनिज्म है, इस तरह का सिस्टम है ताकि वो चेक एंड बैलेंस किया जाए कि इतना पैसा जो महिलाओं को दिया जा रहा है प्रति माह, क्या उन पैसों से वाकई महिलाओं के जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है? आखिर कोई तो मैट्रिक्स होगा जिससे यह तय किया जा सके कि वाकई जो ग्रामीण अंचलों की महिलाएं हैं, उन महिलाओं की जीवन स्तर में वाकई कोई वृद्धि हुई, वाकई कोई सुधार हुआ। अगर हुआ तो स्कीम सच्ची है, अगर नहीं हुआ तो फिर सोचनीय विषय है कि हम कैसे दूसरे विभाग का मोटा पैसा मैया सम्मान योजना के लिए लगा रहे हैं। इस दौरान सबसे बड़ी बात जो तमाम इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि जब इस तरह के स्कीम्स के लिए पैसे के अरेंजमेंट्स होते हैं, पैसे का अरेंजमेंट होता है, पैसे की व्यवस्था की जाती है, तब बाकी के विभाग का जो मूल काम होता है वो काम बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। जैसे शिक्षा के स्तर पर इस बार के बजट पे कुछ बड़ा होना चाहिए था। इस बार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले पे झारखंड को और बेहतर करना चाहिए था, पर मैया योजना के लिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए पैसे की व्यवस्था चूंकि सरकार की प्राथमिकता है, महत्वाकांक्षी योजना है, उस चक्कर में हुआ ये कि जो बड़े बड़े बेहद महत्वपूर्ण विभाग हैं, हालांकि सारे ही विभाग बेहद महत्वपूर्ण हैं, पर उन विभागों के पैसों में भारी कटौती की गई है और उसके लिए वहां से पैसे निकालकर मैया सम्मान योजना के लिए लगाया जा रहा है। इससे आप तमाम दर्शकों को, हम पत्रकारों को और इंटेलेक्चुअल क्लास को भी यह समझना होगा, अर्थशास्त्रियों को यह समझना होगा कि इस तरह की स्कीम से वाकई डेवलपमेंट का काम कितना बाधित हो रहा है। क्या इस बीच कोई बीच का रास्ता है सरकार के पास कि व्यवस्थाएं पूर्व की तरह चलती भी रहें, बेहतर होती रहें, हम डेवलपिंग स्टेज को और पार कर डेवलप्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़ें और मैया सम्मान जैसी चीजें भी चलती रहें। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बताएं। हम आपके विचार को जरूर पढ़ेंगे और इसे कोशिश करें कि अगली वीडियो में हम इसे शामिल कर पाएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।